नमस्कार दोस्तों। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जिसके पीछे अनोखे और कई राज छुपे हुए रहते हैं। वहाँ पर कई घटनाएं दुर्घटनाएं हुई रहती है। बहुत सारे लोगों का जन्म भी होता है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी। इसलिए वहाँ की जो फीलिंग्स, वहाँ की जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, वो न्यूट्रल रहती है। क्योंकि किसी के घर पे बच्चा पैदा हो रहा है तो वहाँ पे खुशियाँ फैलाकर जाएगा, लेकिन किसी के घर पर अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वहां पर बहुत ज्यादा दुख वाला माहौल क्रिएट करेगा। और खुशी और दुख होने की वजह से एक ही जगह पर एनर्जी हो जाती है न्यूट्रलाइज, वाइब्रेशंस वहां की न्यूट्रल हो जाती है। ये तो मैं नॉर्मल हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कोई हॉस्पिटल हो, ऐसा कोई अस्पताल हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बुरी घटनाएं घटी हैं तो क्या होता होगा। मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ बुरी बुरी चीज होती है। उस जगह की दीवारों ने सिर्फ गलत गलत, डरावनी डरावनी, दर्द भरी चीजों का ही एहसास किया है, तो वहां की एनर्जी, वहां की वाइब्रेशंस कैसी होगी, कितनी ज्यादा हैवी, कितनी ज्यादा डार्क और डरावनी हो जाएगी। और ये तुरंत नहीं होता है, ये समय के साथ होता है, धीरे धीरे करके होता है। मुंबई के दादर नाम के इलाके में एक ऐसा ही पुराना अस्पताल था जिसने लगभग पिछले 55-56 सालों से कोई भी सुख नहीं देखा था। क्योंकि 55-56 सालों से यहां पर किसी भी प्रकार की डिलीवरी नहीं होती थी। इसका ये रीजन था कि जो हॉस्पिटल था ना, उसकी जो ओनर थी, एक लेडी थी ओनर, उसने ये हॉस्पिटल खोली थी। उसने एक डॉक्टर से ही शादी करी थी। ये डॉक्टर फॉरेन का रहने वाला था, लेकिन बहुत समय तक शादी के इनको बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो जब ये अस्पताल खुला था ना, तब तो यहां पे डिलीवरी वगैरह होती थी। लेकिन फिर इस डॉक्टर ने, इस लेडी डॉक्टर ने, जो कि इस हॉस्पिटल की ओनर थी, उसने यहां पर डिलीवरी करवाना ही बंद कर दी। क्योंकि अपने हॉस्पिटल में वो कोई भी बच्चा पैदा होता देखती तो उसे बड़ा दुख होता और उसकी वो फीलिंग खत्म होने लगती कि मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी केस को वो पर्सनल ना ले। अगर पर्सनल लेंगे तो फिर वो सच्चे डॉक्टर नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि वो ठीक से इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पर्सनल हो गई ना वो चीज। अब कोई अपनों को ऑपरेशन चीड़-फाड़ तो नहीं कर सकता ना। इसलिए डॉक्टरों का ये सिस्टम होता है, ये नियम होता है। अगर आप लोग भी नीट एस्पायरेंट है, अगर आप लोग भी कोई डॉक्टर हैं या डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि डॉक्टर अपने केसेस को कभी भी पर्सनल लेना पसंद नहीं करते हैं। और इस हॉस्पिटल की जो ओनर लेडी थी, मिसेस ग्रेस, वो इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनल लेने लगी थी। इसलिए इसने अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना ही बंद करवा दी थी। अब इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस ही हैंडल किए जाते थे। और वो स्पेशल केसेस होते थे जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को गंभीर बीमारी हो गई, किसी को गंभीर चोट लग गई, कोई खतरनाक बर्न का केस हो गया, ऐसी ऐसी चीजें। तो यहां पे सिर्फ डार्क चीजें ही हो रही है। इसी हॉस्पिटल में सन 2018 के टाइम पे डॉक्टर नीलिमा नाम की एक लड़की थी जिसका भर्ती होता है। वो मतलब यहां पर जॉब पकड़ती है इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीलिमा एक एमडी थी, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी। और वो एक मतलब स्पेशल केसेस में ना सर्जन थी एक तरीके से। अपने को इतना समझता नहीं है डॉक्टरी के बारे में, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट वगैरह के स्पेशल केसेस को हैंडल करती थी। पता नहीं और भी कौन सा कोर्स की होगी। तो नीलिमा को यहाँ पर जॉब मिलती है और सैलरी वगैरह बहुत अच्छी थी। नीलिमा बहुत खुश होती क्योंकि दादर और मुंबई का ये एक नामी हॉस्पिटल था और बहुत ज्यादा पुराना। हालांकि मिसेस ग्रेस जिसने ये हॉस्पिटल खोली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ग्रेस के जो रिश्तेदार थे, जो उनका समझ लो एक तरीके से उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग थे, इस हॉस्पिटल की संस्था से जुड़े हुए, वो लोग इस अस्पताल को चला रहे थे। और जो मिसेस ग्रेस ने, डॉक्टर ग्रेस ने जो नियम लागू करी थी, उसको सब लोग फॉलो कर रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ डार्क और खतरनाक केसेस को ही हैंडल किया जाएगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। ऐसे बहुत कम अस्पताल होते हैं जो बड़े बड़े केसेस को हैंडल करते हैं, वरना ज्यादातर हॉस्पिटल तो भाई इसको हम रेफर कर रहे हैं, ये केस को हम नहीं संभाल सकते, इसको फलाने फलाने जगह, फलाने फलाने शहर लेकर जाओ, इस डॉक्टर को दिखा दो। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ठीक है, इसी अस्पताल में डॉक्टर नीलिमा की भर्ती हुई। डॉक्टर नीलिमा बहुत खुश हुई और पहला दिन उसका, नीलिमा का, हॉस्पिटल बाहर से अलग दिखता था लेकिन अंदर से अलग। बाहर से अस्पताल बिल्कुल जर्जर सा दिखता था,
क्योंकि पुराना बहुत ज़्यादा था और नाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसके ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहर से ज़्यादा अस्पताल वालों ने ध्यान नहीं दिए थे। क्योंकि हॉस्पिटल तो चल रहा था, काम भी अपना अच्छा कर रहा था, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी। बाहर से नज़ारा देख के ये शौक थी, अंदर पहली बार गई तो इसको अच्छा लगा, बोली अच्छा यार चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर एक सीनियर नर्स थी रीमा नाम की। नीलिमा को रीमा पूरा हॉस्पिटल का एक दौरा कराती है। एक डॉक्टर कहते हैं, जो सीनियर डॉक्टर थे यहाँ के संस्था के, वो कहते हैं कि नर्स जाओ डॉक्टर नीलिमा को पूरा एक बार दौरा करा दो अस्पताल का। वो कराती है और नीलिमा वो दौरा करते हुए, मतलब हॉस्पिटल का टूर करते हुए ही देखती है कि हॉस्पिटल का कमरा नंबर 14 बंद पड़ा हुआ है। ये देख के हैरान ये नर्स रीमा से पूछती भी है कि रीमा ये दरवाज़ा बंद क्यों है? इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अंदर काफ़ी समय से कोई गया नहीं है, पूरा जंग वंग लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? रीमा कहती है कि मैडम मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ पता है कि जितने भी सीनियर्स हैं, पुराने कर्मचारी हैं इस हॉस्पिटल के, वो रात के समय इस कमरे के आसपास भटकने से भी हमको मना करके रखे हैं। आप जो भी बात कर रही हैं प्लीज़ इसके सामने खड़े होकर मत कीजिए, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। ये चीज़ नीलिमा को बड़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली लगी, क्योंकि रीमा नर्स कुछ इस तरीके से बात कर रही थी जैसे रीमा बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, किसी चीज़ को अंदर दबाने की कोशिश कर रही है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जब कोई भूत प्रेत की बात होती है, आप किसी को बताते लेकिन सामने वाले से कुछ चीज़ छुपा रहे होते हैं, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं कि नहीं? आपने ये नोटिस किया होगा। आपको अगर कोई किसी भूतिया हवेली या भूतिया रास्ता के बारे में कोई बता रहा है कुछ, तो ना वो उसका ना अलग ही थोड़ा सा एक डरा सा एक्सप्रेशन होगा, एक हड़बड़ाहट टाइप का होगा। हाँ, तो वैसे ही कुछ था इसका, रीमा का। तो नीलिमा समझदार है यार, पढ़ी लिखी बड़ी डॉक्टर है। नीलिमा देख के समझ गई कि रीमा भूत प्रेत की चीज़ों को यहाँ पर ऐसा कर रही है। इसको ये भी अजीब लगा कि इतना बड़ा अस्पताल, इतना पुराना अस्पताल, और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। मन ही मन शांत रह गई। उस समय अस्पताल का दौरा कर ली, ज्वाइनिंग वाइनिंग ले ली, आने वाले एक हफ्ते बहुत अच्छे से काट दी। लेकिन फिर एक दिन इस अस्पताल में कुछ वियर्ड से केस आने लगे। वियर्ड से केस इन द सेंस, मतलब इस अस्पताल में ऐसे लोग अचानक से भर्ती होने लगे जिनको बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई थी। वो अजीब सी बीमारी में लोग बहुत खास रहे थे। 2020 के टाइम पे जो बीमारी आई थी वैसी ही कुछ बीमारी थी, बहुत ज़्यादा खास रहे थे और अपने मुंह में मास्क भी लगा रखे थे। तो ये स्पेशल केसेस हो गए, ये बड़े केसेस थे, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। वो कौन सा बीमारी है आप लोग समझ ही रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में आप खुद बता सकते हैं। बहुत सारे लोग समझ चुके हैं मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ, जो 2020 वाले टाइम से थोड़ा पहले आई थी और उससे भी बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे। तो स्पेशल केसेस आए ना, तो डॉक्टर नीलिमा थोड़ी एक्सपीरियंस थी, तो डॉक्टर नीलिमा को यहाँ की संस्था वालों ने बोले कि आप स्पेशल एक्सीडेंट वाले केस तो हैंडल करती हैं, लेकिन हमें अभी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। दिन में तो हो जाता है लेकिन रात में बड़ी तकलीफ हो जाती है, आप रात में आइए, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ थोड़ी टफ होगी। नीलिमा बोलती नहीं, किस बात की टफ, मैं एक डॉक्टर हूँ और दिन क्या रात क्या, मेरा फ़र्ज़ है मरीज़ों को बचाना, और ये तो सचमुच में स्पेशल केसेस हैं, मैं रहूँगी, रात में आऊँगी। अब नीलिमा भाई यहाँ पर रात में आना शुरू कर देती है। आने वाले 2-3 दिन और बहुत अच्छे से कटे। चौथी रात को लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास थोड़ा माहौल शांत था हॉस्पिटल का, जितने भी मरीज थे अपने अपने वार्ड में थे। उसी समय नीलिमा को रीमा की वो बातें याद आई, रूम नंबर 14। ऐसे रैंडमली उसके दिमाग में ये चीज हिट कर दी कि रूम नंबर 14। रीमा कैसी कैसी बातें कर रही थी। क्या ये हॉस्पिटल सचमुच में भूत प्रेतों जैसी चीजों के ऊपर विश्वास करता है? कमाल है, हमारे विज्ञान में इस चीज को जगह नहीं दी गई है। एक बार मैं उस कमरे में जाकर जरूर देखना चाहूंगी। भाई वो वहां की रिसेप्शनिस्ट से बात करती है और उस कमरे की चाबी मांगती है। उस कमरे को कभी कभी जरूर खोला जाता था, कभी कभी एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जब उस कमरे के अंदर से बहुत भयंकर गंदी स्मेल आने लगती थी। 4-5 जो झाड़ू लगाने वाले लोग रहते थे, उनकी टीम होती थी, भरी हुई लाइट के साथ वो अंदर जाते थे और फटफट फटफट साफ करके बाहर आते थे। तो चाबी हमेशा रिसेप्शनिस्ट के पास रहती थी। नीलिमा रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और बोलती है कि मुझे रूम नंबर 14 की चाबी चाहिए। ये कहती है कि नहीं मैडम, मैं सिर्फ झाड़ू लगाने वालों को ही देती हूँ। ये बोलती है ऐसा क्यों? तभी रिसेप्शनिस्ट ने नीलिमा को ये बात बताई कि उस रूम से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब झाड़ू लगाने वाले ये चाबी लेकर जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये चीज़ से और ज़्यादा नीलिमा हैरान हुई कि ऐसा क्यों भाई,
जब वो कमरा हमेशा बंद रहता है, वहां पर किसी का इलाज नहीं होता है, वहां पे किसी मरीज को नहीं ले जाया जाता है, वहां पे सिर्फ पुराने दस्तावेज ही रखे हुए हैं। एक टाइम पर वो एक ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था। तो अभी वहां से स्मेल क्यों आती है कुछ कुछ दिन में? इस बात का शायद रिसेप्शनिस्ट के पास जवाब नहीं था, शायद किसी के पास भी नहीं, लेकिन वहां पर ऐसा होता था। रिसेप्शनिस्ट बहुत मना करती है, नीलिमा बहुत उसे मनाती है, और फाइनली रिसेप्शनिस्ट कन्विंस हो जाती है और नीलिमा को उस रूम नंबर 14 की चाबी दे देती है। नीलिमा थोड़ा इधर उधर देखती है, कोई सीनियर कर्मचारी तो है नहीं। मैं जाती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ। रूम नंबर 14 इस अस्पताल के दूसरे फ्लोर में था। वो चली गई ऊपर, दरवाज़ा खोली। भैया विश्वास नहीं मानोगे, दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से टाइट था जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। पूरी अपनी शरीर की जान लगा दी थी, लेकिन ताला और लॉक खोलने के बाद भी, ताला और कुंडी खोलने के बाद भी वो ओपन ही नहीं कर पा रही है। थक हार कर मुझे भाड़ में जाए, हैं ताला मार देती हूँ, नहीं खुल रहा है तो अभी क्या, मैं इतनी क्या बेचैन हो रही हूँ। कभी झाड़ू लगाने वाले लोग आएंगे तो मैं भी इसी अस्पताल में काम करती हूँ, उनके पीछे पीछे आऊँगी और देखूंगी क्या सीन है क्या नहीं। उसने ताला मार दी, चाबी से लॉक करी, खींच के देखी प्रॉपर लॉक हो गया है कि नहीं, क्योंकि कोई सीनियर देख लेगा तो इसके ऊपर उंगली उठेगी कि भाई जब मना किया गया है तो उस कमरे के पास क्यों जा रहे हो। इसने प्रॉपर से चेक करी, ताला लॉक है ना, हाँ सब ठीक था। ये घूमी और नीचे रिसेप्शन की तरफ जाने ही लगी कि अचानक से खड़ से आवाज आई। ये पलट कर देखती तो क्या पाती है, रूम नंबर 14 का जो ताला इसने अच्छे से चेक करके लॉक करी थी वो ताला खुल गया है, कुंडी भी खुल चुकी है और दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई दिया अचानक से। मतलब ये चेक करी है, 4 कदम नीचे जाने के लिए आगे बढ़ी ही है कि खाड़ से आवाज आई और पलट कर देखी 4 कदम के अंदर ही तो ताला, कुंडी और दरवाजा सब खुला हुआ है। जो दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की थी, जिस दरवाजे को इसने प्रॉपरली लॉक चेक करी थी कि लॉक हो गया कि नहीं, वही दरवाजा अचानक से खुल गया अपने आप। ये दंग थी, डरूं या नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा था। अब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करता हो या ना करता हो, अगर उसके सामने ऐसी कोई घटना होगी तो डर तो लगेगा। नहीं लगेगा कि नहीं, आप ही बताइए। इसको भी थोड़ी ऐसी घबराहट सी हुई, बोली जाके तो देखती हूँ क्या है अंदर। इंसानी प्रवृत्ति पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पर कुछ हमें लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, हम लोग वहीं पे जाते देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं, है ना। तो वो दरवाज़ा अंदर क्रॉस करके अंदर चली गई। इसके पास एक टॉर्च था, टॉर्च जलाई, देखती है कि अंदर एक स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के ऊपर शायद कुछ रखा हुआ है। ये और अंदर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खाड़। अगला दिन निकलता है, दिन हो चुका था। भागते भागते कुछ लोग रूम नंबर 14 के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो क्या पाते हैं, स्ट्रेचर में नीलिमा अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। नीलिमा की मृत्यु हो चुकी है, स्ट्रेचर में खून फेंक के मरी हुई थी। वहां पे लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे, रीमा भी थी जिसने मना करी थी नीलिमा को कि यहां पे मत आना, सब एकदम डर गए। जो नीलिमा थी ना, उसकी आंखें कुछ इस प्रकार की थी, ऐसी फटी की फटी, जैसे उसने कुछ भयावह देख लियो, कुछ डरावना देख लियो, लेकिन चेहरे में एक अजीब सी स्माइल, और यहां से खून निकला हुआ है। जैसे किसी डरावनी चीज को देख के इसने स्माइल करी है और फिर पूरे शरीर का ऐसा बाहर आ गया। ये चीज बहुत सारे लोग देख पाए और बहुत सारे लोग नहीं। नीलिमा के मृत शरीर को यहां से उठाया गया, उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया। सब लोग समझ गए कि डॉक्टर्स लोग थे, चेकअप वगैरह थोड़ा किए ही होंगे, सब लोग समझ गए कि नीलिमा की मृत्यु सडन हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। और कुछ कुछ केसेस में जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो ऐसा पूरा सामान बाहर आ जाता है मुंह से। भैया हमने को नहीं मालूम, कुछ लोगों ने बताया, देखे नहीं अपन ने, लेकिन कुछ लोगों ने बताया ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। सब लोगों ने वो सोचे, लेकिन अपनी रीमा सीनियर नर्स इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रही थी। सब लोग तो जान गए थे कि अपनी जो डॉक्टर थी नीलिमा, वो रूम नंबर 14 के दरवाजे को खोल के अंदर तो गई है और अंदर उसने शायद कुछ ऐसा देख लिया जिसके ऊपर इस हॉस्पिटल के लोगों को विश्वास था, जिसे वो सहन नहीं कर पाई, उसकी वजह से उसका
दिल की धड़कनें डर के मारे रुक गई है। लेकिन रीमा को अब भी कोई चीज अंदर से ऐसी काट रही थी कि नहीं, तुझे डॉक्टर नीलिमा की मृत्यु का राज जानना होगा। रीमा क्या करती है? रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है रात के समय। वैसे तो वो दिन में काम करती थी, लेकिन रात में आती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। रिसेप्शनिस्ट पहचान वाली थी रीमा की, क्योंकि काफ़ी समय से रीमा भी काम कर रही है। और रीमा रिक्वेस्ट करती है रिसेप्शनिस्ट से कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। सीसीटीवी फुटेज किसी ने भी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं। वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है उस फ्लोर के जिस फ्लोर में 14 नंबर रूम था, उसी वक्त का जब नीलिमा रूम नंबर 14 का दरवाज़ा खोलने गई थी। और उसने वो सारी की सारी फुटेज देखी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। उसने देखी कि वो कैसे गई है, दरवाज़ा पहले खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, फिर लॉक छोड़ के आ रही थी, वो दरवाज़ा अपने आप खुलता हुआ दिखा है। कैमरे की मदद से अंदर का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा। उसने टॉर्च मारी तो अंदर लाइट हुई होगी ना, कि स्ट्रेचर में कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। वो दस्तावेज के पास गई ही है कि खाड़ से दरवाज़ा बंद हुआ और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसी समय रिसेप्शनिस्ट ने भी इस फुटेज को देखी और कुछ वियर्ड सा नोटिस करी। उस समय रीमा तो चली गई, लेकिन ये सोचती रही, रिसेप्शनिस्ट सोचती रही कि मैंने क्या देखी फुटेज में, वो क्या था। और जब सुबह के 4:30-5 बज गए, सोचते सोचते बड़ी हिम्मत से रिसेप्शनिस्ट ने फिर से वो वीडियो फुटेज अकेले में प्ले करी और उसने कुछ ऐसा देखी जिससे उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें बंद जैसी हो गई, गला सूख गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्लियर रिसेप्शनिस्ट ने देखी कि जब नीलिमा उस कमरे के अंदर घुसी थी, दरवाजा खड़ से बंद हुआ था, उससे जस्ट पहले एक ब्लैक सी शैडो, बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हुए, एक ब्लैक सी शैडो अंदर एंटर की है और उसी ने ही फट से दरवाजे को अंदर से ऐसा फोर्स से बंद करी है। वो कांप पड़ी। उसने तुरंत रीमा को फोन करी और जल्दी से अपने पास बुलाई, बोली जल्दी आ तो। रीमा वहां पहुंची और रीमा को रिसेप्शनिस्ट ने पूरा फुटेज फिर से दिखाई और रीमा ने भी क्लियर देखी। दोनों ने एक दूसरे को कसम खिला दी कि हम इस बारे में सीनियर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ी प्रॉब्लम उड़ जाएगी। किस अस्पताल में आके रह क्या, हम डायरेक्टली किसी बाबा से बात करते हैं। एक तांत्रिक बाबा के पास ये लोग गए, उनको सारी बात बताए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तुम बड़ी विचित्र बात कर रहे हो यार मेरे सामने, मुझे सारी चीज़, सारा केस बता रहे हो, मैं काफ़ी समझ भी रहा हूँ, और फिर साथ में ये भी कह रहे हो कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, मैं किसी के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ के तो क्या करूँ। तो ये बोलती है सर आप ही बताइए। रीमा तांत्रिक से बोलती है सर आप ही बताइए, हम तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आए। तो तांत्रिक बाबा बोलता है कि ज़रूर रूम नंबर 14 में कुछ तो ऐसा हुआ है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, तुम्हें रूम नंबर 14 के इतिहास के बारे में जानना होगा, फिर मेरे पास आना होगा। उसी वक्त रीमा और रिसेप्शनिस्ट जाती है और पुरानी फाइल्स खंगालती है अस्पताल की, जहाँ पे केसेस आए हुए थे। उन्हें रूम नंबर 14 का एक वियर्ड सा केस मिलता है। रूम नंबर 14 में सन 1999 के टाइम पे एक अनिरुद्ध घोष नाम का पेशेंट आया था, जो कि मानसिक रोग से ग्रस्त था। वो यह शिकायत करता था कि हर रात उसके कमरे में 10-15 आत्माएं आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध घोष को केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी लगता था कि जो लोग अनजान हैं वो लोग शैतान हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसको मारने के लिए ही इसके पास आ रहे हैं। यानी दुनिया में वो अपने घर वालों के अलावा हर किसी को भूत प्रेत ही समझता था। अनिरुद्ध घोष को इस अस्पताल में 1999 में लाया गया था। रूम नंबर 14 में एक स्पेशल वार्ड बनाकर एडमिट किया गया था। वहां पर उसके दिमाग की जांच हुई और उसे बड़ी वियर्ड सी एक प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि अनिरुद्ध घोष को एक गंदी सी बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है, जिस बीमारी में वो हर एक इंसान को शैतान समझते हैं। उनको ये गलत फहमी हो जाती है कि हमें पूरी दुनिया बस मारना चाहती है। तो अनिरुद्ध घोष को झटके दिए जाते थे। यहाँ पे आप लोगों ने कई फिल्मों में देखे होंगे। अनिरुद्ध इतना ज़्यादा परेशान हो गया था इन झटकों से, अपने ऐसे इलाज से, कि एक दिन इस कमरे में
अंदर से बंद करके अनिरुद्ध ने खुद को खत्म कर दिया। ये केस इन लोगों को पता चला, एक फाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड था, एक पुरानी फाइल में, और कहीं तो भी दबदबा के रखी हुई थी। ये दोनों तो कांप पड़ी एक दूसरे को देख के, बोली ये क्या, बाप रे, अब तो गलती से भी अपने सीनियर्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमको ये सब कुछ पता है, वरना हम या तो जिंदा नहीं बचेंगे या तो हमारा खेल हो जाएगा। बाबा के पास ही चलते हैं, फाइल वाइल लेकर नहीं, खाली मुंह जबानी, क्योंकि बाबा भी पलट जाए तो इन दोनों की जान को खतरा पड़ जाएगा। बड़ा अस्पताल है, बड़े लोग जुड़े हुए हैं अस्पताल से। ये दोनों बाबा जी के पास गई, पूरी बात बताई। बाबा जी ने बोले अब इस चीज का तो एक ही तरीका है, तरीका ये कि तुम दोनों ही उस कमरे में जाओ और जिस स्ट्रेचर में उसको भर्ती किया गया था, उस आदमी को, उस स्ट्रेचर में तुमको मैं हवन कुंड दूंगा। वो हवन कुंड रखना है, कुछ मंत्र बताऊंगा, वो मंत्रों से आहुति दे देना है 11 बार। बस इससे कुछ तो पॉजिटिव होगा। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ क्योंकि ये खतरनाक केस है, कुछ तो पॉजिटिव होगा। रात के 3 बजे के आसपास दोनों उस कमरे में जाती हैं, सबके नज़रों से बच बुझा के, और वहाँ पर जैसी हवन कुंड रखती है, अग्नि प्रवाहित करती है, प्रज्वलित बोलते हैं, प्रवाहित नहीं, प्रज्वलित सही बोल रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, आप लोग करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। अग्नि जलाती है और जैसी आहुति का पहला डाले, जितना सामान तना भड़ 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 करके हिलने लगा। इनको तो ऐसी घबराहट हुई कि यहीं पे नीलिमा वाला सीन इनके साथ हो जाएगा, ऐसा डर लगे। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ी, बोली अब ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम लोग इसको आधा छोड़ के निकले बाहर तो लोगों को पता चल जाएगा और यहाँ नहीं तो वहाँ हमारा गेम बच जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ी और लिटरली वहाँ पे ना जो बल्ब कांच की चीज़ें कुछ रखी थी ना, फूटने लगी। लेकिन जैसे तैसे करके वो मंत्र जो बाबा जी ने लिख के दिए थे वो 11 बार आहुति करी है, और उस कमरे में सब बंद करके अग्नि को बुझा के वहाँ से भागे। अगले दिन से एक वियर्ड सी चीज़ इस कमरे में हुई कि इस कमरे के अंदर से बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लगी। रिसेप्शनिस्ट से साफ सफाई करने वालों ने चाबी मांगी कि अंदर से एक अच्छी स्मेल आ रही है, हमें चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने बोली चाबी खो गई है, चाबी बनाने वाले को बुलवाना पड़ेगा। ये लोग उसमें लगे रहे और इतने में रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर 14 में गई, दरवाज़ा खोली, हवन कुंड वाला आहुति वाला सामान सारा अलग करी है और फिर लॉक करके आ गई। और फिर ये लोग चाबी बनाने वाले को लेके आए तो बोली अरे सॉरी चाबी तो मेरे पास थी, इधर दूसरे मैंने ड्रॉर में डाल दी थी, ये लो लेके जाओ। ये लोग ऊपर गए तो स्मेल अच्छी आ रही थी, इन लोगों को बड़ा वियर्ड लगा। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी, किए चले गए। उस दिन के बाद से इस कमरे के अंदर से गंदी स्मेल नहीं आई, ना ही अच्छी स्मेल आई, और ये कमरा नॉर्मल सा हो गया। किसी को पता नहीं चला कि सब के पीछे क्या था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का पूरा एक्सेस रिसेप्शनिस्ट के पास ही था। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रही थी, तो उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा शक वक नहीं करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था। इसी ट्रस्ट फैक्टर के चलते रिसेप्शनिस्ट और सीनियर नर्स रीमा ने कुछ ऐसा कर दिखाए जिस परेशानी से ये लोग पिछले लगभग 30 सालों से, 30 ही हुए कि 20 हुए, 1999 से 2018, चलो लगभग 20 सालों से जूझ रहे थे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रीमा ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम लोगों का नाम ज़रूर बदल देना। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अस्पताल का नाम मत बोलना। हम अभी भी वहीं पर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हमारे अस्पताल में सब कुछ ठीक है। मैंने बोला ये फिल्म लिख के दियो आपने मुझे, आप जैसा बोलोगे मैं वो चीज़ छुपाऊंगा, वो चीज़ बताऊंगा। थी तो बड़ी खतरनाक स्टोरी। अच्छा लगा मुझे बताकर, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको सुनकर भी। तो इसी बात पर लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।